मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ जब मैं सिर्फ 2 बरस की थी। मेरी फूफी जान मुझे अपने घर ले गईं। बाद में वालिद साहब भी वहीं आ गए और यूं मेरी परवरिश फूफी के घर में हुई। मेरी फूफी का नाम जरमीना जान था। उनका एक ही बेटा था, शहबाज खान, जो उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ा था। उन्होंने मेरी मंगनी शहबाज खान से कर दी। हम काफी अरसा एक साथ रहते रहे। मैं अपनी फूफी को ही अपनी माँ समझती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मैं एक पल भी उनके बगैर नहीं रह सकती थी। शुमई किस्मत के वालिद साहब का फूफा जान से किसी बात पर झगड़ा हो गया और वो मुझे वहां से लेकर चले गए। मैंने इस जुदाई पर रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया और सख्त बीमार हो गई। जब फूफी को मेरी बीमारी की खबर मिली तो उनसे रहा न गया और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आई। यूं मैं फिर से उनके पास रहने लगी। ताहम अब्बा जान अब हमारे साथ नहीं रहते थे। मुझे इस बात का कोई मलाल न था, क्योंकि मुझे अपनी फूफी से बहुत उनसियत थी और शहबाज खान भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो उन दिनों एक छोटा सा होटल चलाता था और मुझे अक्सर वहां ले जाकर चाय बिस्किट खिलाता था। मैं नादान बच्ची थी, जबकि वो 17-18 बरस का कड़ियल जवान था। फिर अचानक फूफी बीमार हो गई। इन दिनों मेरे वालिद लापता थे, चुनाचे फूफी और फूफा ने मेरा निकाह शहबाज से पढ़वा दिया। उन्हें खौफ था कि अगर उनकी आंख बंद हो गई तो मेरा क्या बनेगा। अब तो अब्बा भी मिलने नहीं आते थे। वो अकेले आदमी थे, भला मुझे कैसे संभालते। ताहम उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई था भी नहीं। फिर वही हुआ जिसका डर था, फूफी इंतकाल कर गईं। अब मैं घर में अकेली थी और उन्हें याद करके रोती रहती। फूफा परेशान थी कि क्या करें। वो अपनी बहन को बड़ी मिन्नत समाजत के बाद चंद दिनों के लिए घर ले आए। वो साहिबे खाना थी और आना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी में 4 माह मेरे पास रहीं। जब उनका शौहर उन्हें लेने आया तो वो चली गई। इन दिनों फूफा भी बीमार थे और इलाज के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। मैं घर में अकेली होने की वजह से बहुत रोती थी, इसलिए शहबाज मुझे अपने साथ होटल ले जाता। वहां मुझे नाश्ता कराता और टॉफियां देकर बहलाता था। जब मैं फूफी को याद करती तो वो मुझे झूठी तसल्ली देता कि वो जल्द आ जाएंगी। इन्हीं दिनों फूफा का भी इंतकाल हो गया। अब शहबाज ही मेरा वाहिद सहारा था। वक्त गुजरने के साथ मैं उसके साथ रहने की आदी हो गई और हम होटल में ही रहने लगे। मैं होटल के छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटाती। जब लोग पूछते कि शहबाज तुम्हारा कौन है तो मैं कहती मामू है, क्योंकि मुझे तब तक रिश्तों की पहचान न थी। जब मैं 9 साल की हुई तो अचानक वालिद साहब वापस आ गए। वो बैरूने मुल्क चले गए थे और अब उन्होंने शहबाज से सुलह कर ली थी। अब्बा को फूफा और फूफी के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। शहबाज ने उन्हें हमारा निकाहनामा दिखाया, जिसे उन्होंने तस्लीम कर लिया। हालांकि ये निकाह बहुत छोटी उम्र में हुआ था। वालिद ये कहकर मुझे अपने साथ ले गए कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो रुखसती कर देंगे। अब्बा के घर मेरा दिल बिल्कुल न लगा। उन्होंने मेरी खातिर एक औरत से निकाह किया, मगर मुझे उससे कभी माँ जैसी मोहब्बत न मिली। मैं होटल की आज़ाद जिंदगी की आदी थी, इसलिए हर वक्त शहबाज के पास जाने की जिद करती और रो रो कर कहती कि मुझे शहबाज मामू के पास जाना है। मुझे इतनी अक्ल ना थी कि अपने शौहर को मामू नहीं कहना चाहिए, मगर तब मुझ में शऊर कहाँ था। सौतीली माँ समझाती कि तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है, उसे मामू ना कहा करो, वरना निकाह टूट जाएगा। जिसे निकाह का मतलब ही मालूम ना हो, उसे टूटने की क्या तमीज होती। खैर, जब भी शहबाज हमारे घर आता मैं बहुत खुश होती और उसे वापस जाने से रोकती। एक दिन मैंने उसके साथ जाने की ऐसी जिद की कि जब वो बस में बैठा तो मैं बस के पीछे भागने लगी। मजबूरन उसने वालिद से बात की और मुझे अपने साथ ले गया। मैं फिर से होटल में रहने लगी, गली पर बैठकर पैसे गिनती और ग्राहकों को चाय बिस्किट देती। यूं 1 साल मजीद गुजरा। अब मैं समझदार हो रही थी तो अब्बा दोबारा आए और समझा बुझाकर मुझे घर ले गई। 5 साल बाद जब मैं 15-16 साल की हुई तो मेरी रुखसती कर दी गई। अब शहबाज के लिए मेरे जज्बात बदल चुके थे। मुझे समझ आ गई थी कि हमारा रिश्ता क्या है। मैं उसे अपना शौहर तस्लीम कर चुकी थी और हम दोनों में बेहद मोहब्बत थी। 1 साल बाद हमारी बेटी शहजादी पैदा हुई, जो हमारी जान थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन होटल पर शहबाज का किसी शख्स से झगड़ा हो गया। उस शख्स ने रकम ली थी और जब शहबाज ने वापसी का तकाजा किया तो उसने शहबाज पर चाकू से वार करने की कोशिश की। शहबाज ने फुर्ती से अपना बचाव किया और अपनी जान बचाने की खातिर जवाबी वार किया, जिससे वो शख्स हलाक हो गया। यूं हमारी हस्ती बस्ती दुनिया उजड़ गई। गिरफ्तारी के डर से शहबाज ने होटल अपने कज़न अरबाज के हवाले किया और हम पहाड़ों में जा छिपे। अब हमें दर बदर की जिंदगी गुजारनी पड़ी।
میں نے بیٹی اپنی سوتیلی ماں کے حوالے کی اور خود مردانہ لباس پہن کر شہباز کے ساتھ بھاگتی رہی۔ آخر کار ہم نے ایک گاؤں کے سردار کے پاس پناہ لی اور انتہائی غربت میں ان کی زمینوں پر کام کرنے لگے۔ ایک دن گھر کی بجلی خراب ہوئی تو شہباز نے خود اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ نادانی میں اس کا ہاتھ ننگی تار پر جا پڑا اور اسے زوردار کرنٹ لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرا تو لوگ اسے ہسپتال لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو میں اسے گھر لے آئی۔ انہی دنوں والد صاحب اور سوتیلی ماں بیٹی کو لے کر ہماری پاس آئی اور کچھ دن رہ کر چلی گئی۔ اب میں اکیلی شوہر کی تیمارداری اور بچی کی دیکھ بھال کرتی۔ شہباز تکلیف سے روتا اور میں اسے دیکھ کر آنسو بہاتی۔ 1 ماہ کی اذیت کے بعد وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان دنوں میں حاملہ تھی اور شہباز کے 40ویں والے دن میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ارباز خان، جسے ہم نے ہوٹل دیا تھا، وہ ہمیں خرچہ بھیجتا رہا۔ عدت کے بعد اس نے آ کر مجھے نکاح کی پیشکش کی تاکہ وہ میرے بچوں کی بہتر کفالت کر سکے۔ اس میں میرا فائدہ تو تھا، مگر میرا دل شہباز کے سوا کسی کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں نے ہوٹل اسی کے پاس رہنے دیا اور شہباز کی یادیں دل میں بسائے والد کے گھر آ گئی۔ وہاں سلائی کڑھائی کر کے بچوں کو پالتی رہی کہ ایک دن بیٹا بڑا ہو کر اپنی جائیداد سنبھال لے گا۔ وقت گزرتا گیا اور 15 سال بیت گئے۔ میرا بیٹا ریاض خان جوان ہو گیا اور بیٹی بھی شادی کے قابل ہو گئی۔ ابا اب بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ان کا سایہ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ ارباز خان اب بھی کبھی کبھار مالی مدد کر دیتا تھا۔ اس کا چھوٹا ہوٹل اب ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ پیشکش کی کہ ہوٹل میں تمہارے شوہر کا حصہ زیادہ تھا، میں تمہارے بچوں کا حق دینا چاہتا ہوں۔ اس نے تجویز دی کہ ہم وٹا سٹا کی شادی کر لیں، یعنی میرے بیٹے کی منگنی اس کی بیٹی سے اور میرے بیٹی کی شادی اس کی بیٹی سے ہو جائے، باہمی رشتہ داری، تاکہ کاروبار بھی محفوظ رہے اور خاندان بھی ایک ہو جائے۔ والد صاحب کے مشورے پر میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ یوں میں ایک بار پھر شہباز خان کے گھر لوٹ آئی اور سکون سے رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد والد صاحب انتقال کر گئے تو سوتیلی ماں بھی میرے پاس آ گئی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ آج ہوٹل کا مالک میرا بیٹا اور داماد ہیں۔ میں اب سکون سے زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں، مگر جب جوانی کے دکھ اور شہباز خان کی یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بہرحال یہ میری قسمت کے لکھے دکھ تھے جنہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہر انسان کو اپنے نصیب کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔